Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Dr. Zahida Parveen, PhD Special Education from University of the Punjab, Lahore, and currently I am working as Assistant Professor at University of Education, Lower Mall Campus, Lahore. This is the course of Teaching of Mathematics to Visual Impaired Children, and this course is from Masters of Special Education with an area of specialization visual impairment. The course code is SPED 4137 and this is a 3 credit hours course. The title of today's lesson is Problem Solving Method. We will discuss this teaching method in detail in today's lecture. Before going in the detail of problem solving method, first of all we will discuss that what is a problem. Basically a problem is a situation, quantitative or otherwise like qualitative or any other nature, that confront an individuals or groups of individual that requires resolution and for which the individual sees no apparent or obvious means or path to obtaining a solution. So एक प्रॉब्लम जो है वो ऐसी होती है कि जो एक इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स के लिए एक रेजोल्यूशन जिसकी रिक्वायर होती है, ठीक है, जिसमें यानी कोई ऐसा पॉइंट मौजूद है जिसके एंड पर कोई रिजॉल्व उसको करना ज़रूरी है, तो ऐसी चीज़ को हम कहते हैं कि वो प्रॉब्लम है, ठीक है. और उसमें एंड फॉर विच द इंडिविजुअल सीज नो अपेरेंट और ऑब्वियस मीन्स और पाथ टू ऑब्टेनिंग अ सोल्यूशन. दैट मीन्स कि अपेरेंटली उसका एक सोल्यूशन जो है वो हमें नज़र नहीं आ रहा होता, बल्कि हमने उसको एक्वायर करना होता है और उसको फाइंड आउट करना होता है उसके सोल्यूशन को. तो ऐसी जो एक सिचुएशन होती है दैट इज़ कॉल्ड एज प्रॉब्लम. व्हाट इज़ द काइंड ऑफ मैथ प्रॉब्लम. सो स्पेसिफिकली अगर हम मैथ्स की प्रॉब्लम की बात करते हैं तो व्हाट इज़ दैट मैथमेटिकल टास्क्स और एक्टिविटीज़ कम इन अ वैरायटी ऑफ गाइजेस. कौन कौन से गाइजेस होते हैं इसके? इन्वेस्टिगेशंस, प्रोजेक्ट्स, ट्रेडिशनल स्टोरी सम्स, रियल लाइफ प्रॉब्लम्स, एब्स्ट्रैक्ट प्रॉब्लम्स, पजल्स एक्सेट्रा. ये सारी ऑल दीज आर द टाइप्स ऑफ मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स. तो किसी भी तरीके से मैथमेटिकल प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर सकती है या उसको जो पॉइंट आउट किया जाता है वो इन सूरतों में किया जा सकता है. Were all of these suitable for learning through solving problems or some more suitable than others. तो इसमें से कुछ जो है वो डिपेंड करता है अकॉर्डिंगली कि कौन सा ग्रेड लेवल है मैथ्स का. तो उसके अकॉर्डिंग डिफरेंट सिचुएशंस के अकॉर्डिंग डिफरेंट जो प्रॉब्लम्स की प्रेजेंटेशन है वो इनमें से कोई भी हो सकती है. लाइक इन्वेस्टिगेशंस जो हैं, प्रोजेक्ट्स, ये बड़ी क्लासेस में जो हायर ग्रेड्स होते हैं उनमें ज़्यादा यूज़ होते हैं. स्टोरी सम्स जो हैं वो लोअर ग्रेड्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं. रियल लाइफ सम्स हर तरह के कोई भी ग्रेड हो उसमें रियल लाइफ सम्स जो है वो यूज़ हो सकते हैं. तो इस तरह से यानी अकॉर्डिंग टू द ग्रेड डिफरेंट हो सकते हैं जो प्रॉब्लम की सिचुएशन होती है. हाउएवर इसमें जो मैथमेटिकल प्रॉब्लम है वो उसमें ज़ाहिर है उसका जो सूटेबल एक आंसर होता है वो हमने निकालना होता है. फर्दर हम एक्सटेंड करेंगे कि जो काइंड ऑफ मैथमेटिकल प्रॉब्लम है वो किस किस तरह की होती है. बिकॉज बिफोर गोइंग इनटू द डिटेल ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टू नो अबाउट in detail about the what is problem and how the problem is created. और जब तक हमें ये कंफर्म नहीं होगा और ये क्लियर नहीं होगा कि प्रॉब्लम क्या होती है और उसकी नेचर क्या होती है और उसको डेवलप कैसे किया जा सकता है, तो समटाइम्स ऐसा होता है कि बीइंग ए टीचर आपको मैथमेटिकल क्लास में पता ही नहीं चलता कि वो प्रॉब्लम बेसिकली है क्या जिसको हमने पोज करना है या एक सिचुएशन क्रिएट करनी है प्रॉब्लमेटिक, तो वो किस तरह से करनी है. सो जब मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स की हम बात करते हैं तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स. First one is the problems existing in routine and the other one is non-routine problems. Then we will discuss the kinds of problems according to the different structures of the problems. Structures में these it can be divided into 3 different categories: well structured problems, moderately structured problems and ill structured problems. तो टीचर्स को इसमें से भी
डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है कि कौन सी प्रॉब्लम्स जो है वो डेफिनेटली जो प्रेफरेबल है दैट इज़ वेल स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम्स। तो हमें या फिर ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है कि हम मॉडरेटली स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम को चूज़ करें, और टीचर्स को अवॉइड करना चाहिए कि वो इल स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम्स यूज़ ना करें। दैट मीन्स के क्योंकि जो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन होती है उसको स्ट्रक्चर हमने खुद करना होता है क्लास में, तो वो टीचर जो है उसको ज़्यादा अच्छे से प्लान करे उस प्रॉब्लम को, और ताकि बच्चों को जितनी ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो क्लियरली पोज की जाएगी वो उसको प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड उसके लिए ज़्यादा अच्छा यूज़ कर पाएंगे। थर्ड जो एक तरीका है, एक वे है उसको डिवाइड करने का प्रॉब्लम्स को, दैट इज़ के क्लोज प्रॉब्लम्स होते हैं कुछ, और कुछ प्रॉब्लम्स जो हैं वो ओपन प्रॉब्लम्स होते हैं। क्लोज प्रॉब्लम मीन्स के ये वो प्रॉब्लम्स हैं जिनमें ये कि उनका एक ही सोल्यूशन होता है, और लाइक वो क्लोज्ड एंडेड प्रॉब्लम्स होते हैं, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम नहीं किया जा सकता। ओपन प्रॉब्लम्स ये होते हैं कि वो ओपन फॉर इन्वेस्टिगेशन होते हैं, बच्चे उसमें ट्रायल एंड एरर कर सकते हैं, किसी का कोई भी और तरीका यूज़ करते हुए उस आंसर तक पहुंच सकता है, कोई उसमें यानी ऑप्शंस मौजूद होते हैं, डिफरेंट मेथड्स मौजूद होते हैं कि उसमें से किसी एक को भी सिलेक्ट करके तो उस प्रॉब्लम के सोल्यूशन की तरफ जाया जा सकता है। सो ये डिफरेंट तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं, और बीइंग ए टीचर इनमें से हमने डिफ्रेंशिएट करना होता है। प्रेफरेबली ये होता है कि हम रूटीन प्रॉब्लम्स को मैथ की क्लास में यूज़ करें, ताकि ऐसी अगर प्रॉब्लम्स होंगी जो कि बच्चों के लिए बहुत वो जल्दी इनकाउंटर उनको करते हों अपनी रियल लाइफ के अंदर, तो उनका सोल्यूशन जो है वो ईज़िली फाइंड आउट कर सकते हैं। So here is a comparison chart between routine problems and non-routine problems. Routine problems are basically from real life problems, while on the other hand the non-routine problems are complex in nature and they are difficult to solve. And routine problems involve one mathematical operation, क्योंकि उसमें अगर एक आपकी प्रॉब्लम ऐसी है जिसमें एक एट अ टाइम एक मैथमेटिकल ऑपरेशन यूज़ हो रहा हो, फॉर एग्जांपल अगर आप एडिशन का क्वेश्चन दे रहे हैं तो उसमें अगर एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम यूज़ हो रहा है तो वो रूटीन प्रॉब्लम होगा। रिक्वायर मोर देन वन मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स इन नॉन रूटीन प्रॉब्लम्स, क्योंकि ये थोड़े से कॉम्प्लेक्स होते हैं, तो लाइक एक ही क्वेश्चन के अंदर अगर आप प्लस भी कर रहे हैं और उसी के अगले सेंटेंस में बच्चों ने उसमें सब्ट्रैक्शन की तरफ भी जाना है, तो इसको फिर हम नॉन रूटीन प्रॉब्लम कहेंगे, और ये कंपैरेटिवली कॉम्प्लेक्स होगा और उसमें एक से ज़्यादा मैथमेटिकल ऑपरेशन यूज़ हो रहे होंगे एक ही क्वेश्चन के अंदर। रूटीन प्रॉब्लम्स जो हैं वो बेसिक स्किल्स को फॉलो कर रहे होते हैं और सीक्वेंस होता है उनके स्टेप्स में। यूजिंग क्रिटिकल एंड क्रिएटिव थिंकिंग स्किल्स जो हैं वो नॉन रूटीन प्रॉब्लम्स में होती हैं। नीड अंडरस्टैंडिंग, रिट्रीव इंफॉर्मेशन, चूज़ द ऑपरेशन एंड एल्गोरिथम्स। सो रूटीन प्रॉब्लम्स जो होती हैं उसमें अंडरस्टैंडिंग चाहिए होती है, प्रीवियस जो नॉलेज होता है उसको उस इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करना पड़ता है बच्चों को। While on the other hand non-routine problems also involve understanding. They also involve retrieving information and choosing the operation and algorithms. So these two characteristics are same for routine problems and non-routine problems. In routine problems, solving through storytelling and relate it to real situation, इस तरह की strategies use होती हैं जो कि like storytelling होती हैं। वेरियस स्ट्रैटेजीज़ एंड मेथड्स टू सॉल्व इट। नॉन रूटीन प्रॉब्लम्स जो हैं वो चूँकि कॉम्प्लेक्स होते हैं और उसमें एक से ज़्यादा वेरियस स्ट्रैटेजीज़ जो हैं वो यूज़ हो रही होती हैं इन ऑर्डर टू सॉल्व दोज प्रॉब्लम्स। अब हम देखेंगे जो हमने देखा कि स्ट्रक्चर्ड वाइज डिफरेंट टाइप्स होती हैं, वेल स्ट्रक्चर्ड, मॉडरेटली स्ट्रक्चर्ड और इल स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम्स होती हैं। तो उसमें आप डेफिनेशन वाइज देखें कि तीनों में क्या डिफरेंस है। प्रॉब्लम्स दैट ऑलवेज यूज़ द सेम स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन, सो इसको हम कहेंगे कि ये वेल स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन जो आ रहा है उसमें सेम स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस फॉलो हो रही हैं। मॉडरेटली स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम्स होती हैं जिसमें प्रॉब्लम्स दैट रिक्वायर वेरिंग स्ट्रैटेजीज एंड अडेप्टेशंस टू फिट पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट्स। सो इसमें डिफरेंट स्ट्रैटेजीज यूज़ होती हैं, कोई एक स्ट्रैटेजी नहीं यूज़ हो रही होती या एक ही स्टेप्स नहीं यूज़ हो रहे होते, बल्कि इसमें हर क्वेश्चन में कोई डिफरेंट स्ट्रैटेजी अप्लाई करनी होती है। इल स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम्स जो हैं वो प्रॉब्लम्स विद वेग एंड अनक्लियर गोल्स, सोल्यूशन स्ट्रैटेजीज लीस्ट आर कंस्ट्रेंट। सो इसमें ये
ज़्यादा यूज़ नहीं होती इल स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम्स, बल्कि यूज़ नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर ये कोई टीचर यूज़ कर रहा हो तो उसमें वेग और जो गोल्स हैं वो अनक्लियर होंगे, जो इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड की जा रही होंगी वो भी अनक्लियर होंगी। कैरेक्टरिस्टिक्स में देखें, वेल स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम्स आर दे हैव सोल्यूशन स्ट्रैटेजी इज़ यूजुअली प्रेडिक्टेबल एंड यानी जो हमने मेथड यूज़ करना है सॉल्व करने के लिए वो ईज़िली बच्चे प्रेडिक्ट कर रहे होते हैं कि इस क्वेश्चन में कौन सी स्ट्रैटेजी हमने यूज़ करनी है, लाइक कौन सा फार्मूला यूज़ करना है, तो ये ईज़िली प्रेडिक्टेबल होता है वेल स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम्स में। कन्वर्जेंट लाइक वन राइट आंसर, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही राइट आंसर होता है, ये नहीं हो सकता कि हर एक बच्चे का जो है वो डिफरेंट आंसर आ रहा हो, ठीक है। और ऑल स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन इज़ यूजली पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम स्टेटमेंट, तो इसमें डिटेल में जो हमने प्रॉब्लम पोज जब हम कर रहे होते हैं वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट की फॉर्म में होती है और उसमें डिटेल इन्फॉर्मेशन दी गई होती है कि क्या करना है, किस तरह की सिचुएशन है, तो जिसकी वजह से ये एक्सप्लेन हो रहा होता है कि इस प्रॉब्लम में क्या हो रहा होगा और उसे किस तरह से सॉल्व करना है। मॉडरेटली स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम्स जो होती हैं ऑफन मोर देन वन एक्सेप्टेबल सोल्यूशन स्ट्रैटेजी इसमें मौजूद होती है, यानी दो तरह से तीन तरह से डिफरेंट जो मेथड्स हैं उनको अप्लाई करके सेम आंसर जो है उसको गेन किया जा सकता है। कन्वर्जेंट होती है इसकी नेचर भी, इसका आंसर एक ही होता है और नीडेड इन्फॉर्मेशन ऑफन मस्ट बी गैदर्ड, तो इसमें बच्चों को इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी खुद गैदर करनी पड़ती है, ईज़िली अवेलेबल नहीं होती प्रॉब्लम स्टेटमेंट के अंदर, तो उसमें बच्चों को खुद एफर्ट करनी पड़ती है मॉडरेटली स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम्स में। इल स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम्स जो होते हैं वो सोल्यूशन इसमें ज़्यादा वेल डिफाइंड नहीं होता, प्रेडिक्टेबल नहीं होता, बच्चों को कुछ समझ नहीं आ रही होती प्रॉब्लम स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद कि इसमें करना क्या है और कौन सी स्ट्रैटेजीज़ को अप्लाई करना है। मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स होते हैं, उसके मल्टीपल गोल्स होते हैं, मल्टीपल सोल्यूशंस अवेलेबल होते हैं और इसमें बच्चों के लिए कन्फ्यूजन्स बढ़ जाती हैं कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। देयर इज़ नो सिंगल वेल डिफाइंड एंड एग्रीड अपॉन सोल्यूशन, यानी इसका एक आंसर नहीं होता, डिफरेंट किसी एक मेथड से आप उसको सॉल्व करें तो कोई और आंसर आता है, किसी दूसरे मेथड से सॉल्व करें तो कोई और आंसर आता है, तो इस तरह के क्वेश्चंस वेग होते हैं, इस तरह की प्रॉब्लम्स को पोज बच्चों के सामने नहीं करना चाहिए। नीडेड इन्फॉर्मेशन ऑफन मस्ट बी गैदर्ड, इसमें बच्चों को इन्फॉर्मेशन खुद गैदर करनी पड़ती है। Now we will discuss that what is problem solving. If it is the means of by which an individual uses previously acquired knowledge, skills and understanding to satisfy the demands of an unfamiliar situation. So इसमें बच्चे जो हैं वो totally previous knowledge को use कर रहे होते हैं, previously learned skills को apply करना होता है उन्होंने एक new situation के अंदर, एक ऐसी problematic situation जो उनको pose की गई होती है उसको solve करने के लिए, उसके solution को find out करने के लिए स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने अपने प्रीवियसली एक्वायर्ड नॉलेज को अप्लाई करना होता है। फर्दर प्रॉब्लम सॉल्विंग मीन्स इंगेजिंग इन अ टास्क फॉर विच द सोल्यूशन मेथड इज़ नॉट नोन इन एडवांस। डेफिनेटली बच्चों को पहले से नहीं पता कि इसमें क्या करना है और उन्हें इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है, प्रॉब्लम सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए मेथड इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है। इन ऑर्डर टू फाइंड अ सोल्यूशन स्टूडेंट्स मस्ट ड्रॉ ऑन देयर नॉलेज and through this process they will often develop new mathematical understandings. Sometimes ऐसा होता है कि एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए जो प्रीवियस अंडरस्टैंडिंग्स को बच्चे यूज़ कर रहे होते हैं, समटाइम्स उन अंडरस्टैंडिंग्स को रिप्लेस करना पड़ता है या एड ऑन उसमें करना पड़ता है। सॉल्विंग प्रॉब्लम्स इज़ नॉट ओनली एट अ गोल ऑफ लर्निंग मैथमेटिक्स बट ऑल्सो अ मेजर मीन्स ऑफ डूइंग सो। Next, problem solving, being able to solve mathematical problems occurring in daily life, workplace and in other subject matters, being able to use mathematical language to express, communicate, to inform mathematical thinking. So this is the goal of problem solving method, that when a teacher applies problem solving method in mathematical classroom, basically he is pointing for the students that they should be able to solve mathematical problems which are occurring in their daily life or in their workplaces, और या किसी भी और सब्जेक्ट मैटर में कोई प्रॉब्लम्स आ रहे हैं तो उनको सॉल्व करने के काबिल होना चाहिए। ये गोल है मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग का। और इसी तरह से उनको मैथमेटिकल लैंग्वेज जो है
और मींस ऑफ कम्युनिकेशन के तौर पर यूज़ करनी आती है, तो वो डेली लाइफ में फिर मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स की लैंग्वेज को यूज़ करना सीख जाते हैं। जनरल जो एक प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड के स्टेप्स हैं, दीज आर द स्टेप्स, एंड फर्स्ट वन इज़ डिफाइन एंड अंडरस्टैंड problems, and for this purpose we have to sketch the problem, we have to gather information, then we have to generate and evaluate potential solutions and use applicable theories and assumptions. Fourth point is refine and implement solution, and the fifth one is verify and test solution. Now we will discuss these steps in detail in coming slides. डिफाइन एंड अंडरस्टैंड में क्या क्या चीज़ें थी, दैट अंडरस्टैंड व्हाट इज़ बीइंग आस्क्ड, यानी जब एक स्टूडेंट्स के सामने पोज किया गया एक प्रॉब्लम, तो उसको सबसे पहले अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत होती है कि उसमें बेसिकली जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो क्या है, वो किस ऑपरेशन मैथमेटिकल ऑपरेशन से रिलेट करता है, हमने उसमें अप्लाई कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेशन करना है. सेकेंड वन इज़ डिस्क्राइब इनपुट एंड आउटपुट, लाइक व्हाट आर यू गिवन, नोन्स क्या है, एंड व्हाट आर यू ट्राइंग टू फाइंड आउट, अननोन्स क्या है. यानी अगर मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम जो है वो सपोज एक स्टेटमेंट की फॉर्म में पोज की गई है, तो उसमें बच्चों को पहले एक लिस्ट बनानी चाहिए कि उसमें कौन कौन सी चीज़ें दी गई हैं और हमने फाइंड आउट क्या करना है. तो इन दोनों चीज़ों को अलग-अलग करना पड़ता है बच्चों को, एंड एज अ टीचर वी हैव टू ट्रेन द स्टूडेंट्स लाइक दिस. नेक्स्ट वन इज़ स्केच द प्रॉब्लम, लाइक उसमें बच्चे को अब डिटेल से अपने दिमाग में एक स्केच बनाना है कि बेसिकली इस क्वेश्चन के अंदर प्रॉब्लम क्या है. फिर जब वो उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लेता है, तो फॉर दैट पर्पज़ फॉर द सोल्यूशन द स्टूडेंट्स हैव टू गैदर इंफॉर्मेशन, लाइक कलेक्ट नेसेसरी डाटा, यानी उसी स्टेटमेंट्स के अंदर से और फिर अपने प्रीवियस नॉलेज की मदद से जो डाटा कलेक्ट करना है बच्चों ने उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो उनको रिक्वायर्ड होगा. लिस्ट रेलिवेंट इक्वेशंस और थेरीज, लाइक उसमें अगर कोई फार्मूला कौन कौन से यूज़ हो सकते हैं तो वो उनको एक एनलिस्ट बना लेनी चाहिए, बच्चों को एनलिस्ट कर लेना चाहिए. और या अगर एक ही उनके जहन में है कि एक ही इसमें मैथमेटिकल ऑपरेशन यूज़ होना है तो उसको आइडेंटिफाई कर लेना चाहिए. स्टेट ऑल अजम्पशंस, यानी बच्चों को ये पता होना चाहिए कि इसके प्रॉब्लम सॉल्विंग के मेथड्स और स्ट्रैटेजीज़ कौन कौन सी हो सकती हैं. तमाम स्ट्रैटेजीज़ और अजम्पशंस को एक लिस्ट बनानी चाहिए. जब वो अजम्पशंस आपके सामने आ जाती हैं तो उसके बाद उसको वन बाय वन हमने अप्लाई करना होता है इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द सोल्यूशंस. ठीक है, टिपिकली देयर इज़ मोर देन वन अप्रोच टू सॉल्विंग अ प्रॉब्लम. वर्क प्रॉब्लम बाय हैंड यूजिंग द पोटेंशियल सोल्यूशन मेथड्स. ठीक है, वन बाय वन हम तमाम फार्मूलाज या जो भी थेरीज़ हैं उसमें इक्वेशंस हैं उनको अप्लाई करके उनका आंसर जो है उस क्वेश्चन का फाइंड आउट करते जाते हैं. ब्रेक प्रॉब्लम इनटू पार्ट्स, स्केल इट डाउन, यानी उसमें वन बाय वन आप प्रॉब्लम को ब्रेक डाउन करें और उसमें से हर पार्ट को अलग-अलग सॉल्व करना स्टार्ट करें. यहाँ पर एक एग्जांपल दी हुई है. फॉर एग्जांपल, इफ़ द प्रॉब्लम वाज टू कैलकुलेट द एवरेज ऑफ 1000 नंबर्स, वर्क द प्रॉब्लम बाय हैंड यूजिंग से 10 नंबर्स इन ऑर्डर टू एस्टैब्लिश अ मेथड. सो 10 नंबर्स करते करते बच्चे जो हैं वो उसका सोल्यूशन का मेथड फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमने इस एवरेज को किस तरीके से कैलकुलेट करना है. नेक्स्ट स्टेप इज़ रिफाइनिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन, और इस पर्पज़ के लिए एवेलुएशन सोल्यूशन मेथड्स, यानी जितने सोल्यूशन मेथड्स बच्चों ने एनलिस्ट किए और वन बाय वन उनको फाइंड आउट करके देखा है, उसको सोल्यूशन को ऑपरेट करके देखा है क्वेश्चन के लिए, तो उसमें से अब उसने एक्यूरेसी बच्चों को पता होनी चाहिए कि किस मेथड की सबसे ज़्यादा है, इम्प्लीमेंट करने के लिए सबसे इजी कौन सा इनमें से मेथड्स में से है, और फाइनली जो है वो बच्चे सेलेक्ट करते हैं कि बेस्ट सोल्यूशन हमने इसमें से कौन सा चूज़ करना है और उसको फिर वो फाइनली अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इम्प्लीमेंट करते हैं. वेरीफाई एंड टेस्ट, ये उसका लास्ट पोर्शन है या स्टेप है. कंपेयर सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम स्टेटमेंट, इज़ दिस व्हाट यू वर लुकिंग फॉर, यानी एक बार आपको इवेलुएट करना पड़ता है अपने आंसर को विद द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द क्वेश्चन. तो दोबारा से रीवैल्यूएट करते हैं स्टूडेंट्स के क्या जो हम आंसर ढूंढ रहे थे या जो एक सिचुएशन हम फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे थे क्या ये वही है. डज योर आंसर मेक सेंस, एंड देन क्लैरिफाई आइडेंटिफाई द सोल्यूशन, स्केच इफ़ अप्रोप्रिएट. तो फाइनली जो है वो एक अगर स्केच की फॉर्म में बच्चा ला सकता है उसको रिटन फॉर्म में, यानी
तो वो भी बच्चों को उस सोल्यूशन को एक प्रॉपर आइडेंटिफाई करना चाहिए ताकि एंड पर एक समराइज़ वो कर सके कि इस प्रॉब्लम को सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए हमने कौन सा मेथड यूज़ किया और फाइनली उसका आंसर क्या आया है. Here is an example of creative problem solving. Here you can see 9 dots on the screen. The 9 dots shown are arranged in equally spaced rows and columns. Connect all 9 points with 4 straight lines without lifting the pencil from the paper and without retracing any line. So इस प्रॉब्लम को देखें, अगर आप कहते हैं कि सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट्स जो हैं वो सबसे पहले फाइंड जो प्रीवियस हमने स्टेप्स को पढ़ा है उनके अकॉर्डिंगली इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और डिफरेंट मेथड्स देखकर उसमें से फिर वो ट्राई करेंगे और फाइनली जो एक एप्रोप्रिएट मेथड होगा उसको वो सेलेक्ट करेंगे और उसको वो अप्लाई करेंगे और इस तरीके से इसका आंसर वो फाइंड आउट करेंगे. नाउ वी विल डिस्कस द टीचर्स रोल इन प्रॉब्लम सॉल्विंग. The teacher has to maintain the spirit of discovery among students, then give proper guidance to the students from the beginning till the solutions is reached, and extend optimum help to each student in case difficulties are experienced. Supply only extra information regarding the problem. यानी ये ना हो कि आप प्रॉब्लम के बारे में इंफॉर्मेशन देते देते प्रॉब्लम का सोल्यूशन ही बता दें, ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि सिर्फ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो रिक्वायर्ड होती है उसमें हेल्प कर सकता है टीचर. द लास्ट वन इज़ के जो टीचर है उसने बच्चों के साथ एक स्मूथ रैपर्ट डेवलप करनी है और उसकी वजह से ये कि बच्चे जो हैं वो एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट उनको प्रोवाइड हो जिसमें वो काम कर सक रहे हों. Here are some advantages of problem solving method, and these are that problem solving method provides the active participation of the students in teaching learning activity, and then it habituates a student to study regularly and organized way. बच्चों का इंटरेस्ट चूँकि बार बार डेवलप होता जाता है तो उस वजह से उनकी हैबिट बनती जाती है कि वो रेगुलर काम करना स्टार्ट हो जाते हैं. It provides students to gain scientific view and thinking. Scientific ज़ाहिर है इसका एक प्रॉपर तरीक़ाकार है तो साइंटिफिक मेथड इसमें अप्लाई हो रहा होता है. इस तरह से उनकी साइंटिफिक थिंकिंग भी डेवलप हो रही होती है. इट मेक्स स्टूडेंट्स टू बी इंटरेस्टेड इन लर्निंग एंड देन इट हेल्प्स टू इम्प्रूव द सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अमंग द स्टूडेंट्स because when they are working in the problem solving environment they are acting like as a responsible student. It provides students to face the problems boldly and to deal with it in a scientific approach. So बच्चों की ये काफ़ी अच्छी ट्रेनिंग हो जाती है कि कोई भी किसी भी वे में उनको प्रॉब्लम पोज किया जाता है तो वो रेडी होते हैं कि हमने उसको सॉल्व करना है इंस्टेड ऑफ कि वो परेशान होकर बैठ जाएं कि ये क्या प्रॉब्लम आ गई है. तो आहिस्ता आहिस्ता उनकी हैबिट डेवलप हो जाती है कि किसी भी तरह का क्वेश्चन आता है मैथ का तो उसको सॉल्व करने के काबिल होते हैं. इट हेल्प्स स्टूडेंट्स टू अडॉप्ट द व्यू ऑफ बेनिफिट फ्रॉम अदर्स आइडियाज़ एंड टू हेल्प ईच अदर. क्योंकि अगर ग्रुप में बच्चों को डेफिनेटली ये जो प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच है ये भी ग्रुप में ही अप्लाई होती है बच्चों पर. एक अकेले बच्चे के लिए प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच क्लास में नहीं यूज़ की जाती. तो इसमें बच्चे एक दूसरे से बेनिफिट लेते हैं और एक दूसरे के व्यूज़ जो हैं उनको एक्नॉलेज करते हैं और उसको ट्राई करते हैं. इट प्रेडिकेट्स द लर्निंग टू अ मोर लॉजिकल एंड ड्राफ्टी फाउंडेशन. सो जो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड होता है ये बच्चों को एक लॉजिकल वे प्रोवाइड करता है और ये जो लॉजिकल वे होता है ये परसिस्टेंट होता है, ड्राफ्टी होता है. ठीक है. It improves the ability of making proposes and putting forward the hypothesis. बच्चों में डिफरेंट तरह के वो proposals बनाते हैं और डिफरेंट hypothesis बनाते हैं और उसमें से फाइंड आउट करते हैं कि बेस्ट कौन सा है. It helps students to adopt the idea of not to be hurry to make a decision. यानी आराम से वो डिसाइड करते हैं और सारे कॉन्सिक्वेंसेस को देखकर सारे पर्सपेक्टिव्स को एनालाइज करने के बाद बच्चा जो है वो उसमें से एक डिसाइड करता है. सो ये डिसीजन मेकिंग की जो पावर होती है उसको इम्प्रूव करते हैं. हेयर आर सम डिसएडवांटेजेस ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड एंड दीज आर दैट इट टेक्स टू मच टाइम. डेफिनेटली इसमें बच्चों ने चूँकि प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती है
एक दूसरे के साथ डिस्कस करना होता है, तो जिसकी वजह से ये काफ़ी लेंथी होता है, टाइम टेकिंग होता है। तो इस वजह से जो बच्चे हैं उनमें उनको मैथमेटिकल क्लासरूम मैथ्स का चूँकि कंटेंट भी काफ़ी ज़्यादा होता है, तो उसके साथ इसको मैच करना काफ़ी प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू अप्लाई दिस मेथड टू ऑल डिसिप्लिन्स। हर एक सब्जेक्ट के अंदर इसको अप्लाई नहीं किया जा सकता, ऑल्दो कि मैथ्स में इट वर्क्स वेरी वेल। इट कैन लोड सम वर्डली बर्डनसम टू स्टूडेंट्स, क्योंकि इसमें बच्चे जो हैं वो टू सम एक्सटेंट काफ़ी बर्डनाइज हो जाते हैं, क्योंकि उनको बहुत से प्रॉब्लम्स जब पोज किए जाते हैं, प्रॉब्लम आफ्टर प्रॉब्लम, प्रॉब्लम आफ्टर प्रॉब्लम, तो उसकी वजह से बच्चे जो हैं वो काफ़ी हेक्टिक फील करते हैं, तो बर्डनसम हो जाते हैं। इट कैन बी डिफ़िकल्ट फॉर स्टूडेंट्स टू प्रोवाइड द मटीरियल्स एंड रिसोर्सेज विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम। तो समटाइम्स प्रैक्टिकली जब प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है तो उसके लिए जो मटीरियल्स रिक्वायर्ड होते हैं वो अनअवेलेबल होते हैं स्कूल्स में और क्लासरूम्स के अंदर। इवेलुएटिंग द लर्निंग कैन बी डिफ़िकल्ट। बच्चे जो हैं वो चूँकि एक लेंथी ये प्रोसेस होता है, उसमें प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हैं, तो जो वट एवर दे आर लर्निंग, असेसमेंट टीचर के लिए मुश्किल हो जाती है कि वो क्या उन्होंने लर्न किया है और उसमें उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं बच्चे पे। कुछ लिमिटेशंस होती हैं इसकी, जो मेन है वो ये है कि व्हेन अ क्लासरूम इज़ कम्प्लीटली टीचर डोमिनेटेड then is much a classroom with the problem solving method will fail। ठीक है, तो जितना ज़्यादा जो टीचर डोमिनेटेड क्लासरूम होगा उसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड फेल हो जाएगा। अगर एक ऐसा क्लासरूम जिसके अंदर टीचर काफ़ी ज़्यादा डोमिनेट कर रहा हो तो उसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग को इम्प्लीमेंट करना पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड जो है उसमें बच्चों को काफ़ी फ्री हैंड देना पड़ता है और उन्होंने ख़ुद से प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करना होता है और बहुत से प्रपोजल्स डेवलप करने होते हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा टीचर कंट्रोल जो है वो रिक्वायर्ड नहीं है। डिफ़िकल्ट टू ऑर्गेनाइज ई कंटेंट्स ऑफ सिलेबस अकॉर्डिंग टू दिस मेथड। ये इस तरह से है कि उन स्कूल्स में जहाँ पर जो है वो आईटी काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती है और आईटी बेस्ड सिलेबस प्रिपेयर किए जाते हैं, तो उसमें फिर इसके कंटेंट्स को ऑर्गेनाइज करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है टीचर्स के लिए। टाइम कंज्यूमिंग मेथड है। टाइम कंज्यूमिंग बच्चों का भी बहुत ज़्यादा हो रहा होता है, टाइम कंज्यूम टीचर का काफ़ी ज़्यादा टाइम इसमें कंज्यूम हो रहा होता है और डेफिनेटली एज अ रिज़ल्ट उसमें जो उसका सिलेबस है बच्चों का वो काफ़ी सफ़र कर रहा होता है कि वो कैसे कंप्लीट होगा। ऑल टॉपिक्स एंड एरियाज़ कैन नॉट बी कवर्ड बाय दिस मेथड। मैथ्स में बहुत से ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिसमें फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच को यूज़ ही नहीं किया जा सकता, यानी उनकी नेचर ऐसी है कि प्रॉब्लम पोज करना उसमें काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। देयर इज़ अ लैक ऑफ सूटेबल बुक्स एंड रेफरेंसेस फॉर द स्टूडेंट्स, क्योंकि इसमें फिर जो एक्स्ट्रा मटेरियल हमने बच्चों को प्रोवाइड करना होता है वो ज़्यादा सूटेबल बुक्स और रेफरेंसेस मौजूद नहीं होते। जो कंटेंट बुक होती है या जिसको हम टेक्स्ट बुक कहते हैं, तो टेक्स्ट बुक जो बच्चों को अवेलेबल होती है वही मेन सोर्स होता है, उसी में से बच्चों ने उसको प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना होता है। मेथड डज़ नॉट सूट स्टूडेंट्स ऑफ लोअर क्लासेस। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग है, चूँकि ये हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल है प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो ये बहुत छोटे बच्चों में इसको डेवलप करना इजी नहीं होता और इसको एज अ मेथड यूज़ करना जो है वो लोअर ग्रेड्स के अंदर काफ़ी मुश्किल है। मेंटल एक्टिविटी डोमिनेट्स दिस मेथड, हेंस देयर इज़ निगलेक्ट ऑफ फिजिकल एंड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस। तो इसमें बच्चे प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन काम नहीं कर रहे होते, बल्कि जो उनकी मेंटल एक्टिविटी होती है वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव्ड होती है, तो फिज़िकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं होती। लास्ट में हम कुछ थोड़ी सी असेसमेंट की स्ट्रैटेजीज़ देखेंगे विच कैन बी अप्लाइड इन मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लासरूम। फॉर एग्ज़ाम्पल ऑब्जर्वेशंस यूज़ की जा सकती हैं व्हेन द स्टूडेंट्स आर वर्किंग in groups in order to find out their solutions of the problem. The teacher may be having the observation continuously कि कौन सा स्टूडेंट किस तरह से काम कर रहा है, और एक रूबैरिक डेवलप किया जा सकता है जिसमें ऑब्जर्वेशन की बेस पर उनकी असेसमेंट की जाती हो। इन्वेंट्री एंड चेकलिस्ट इसमें यूज़ की जा सकती है, यानी ये दीज आर द डिफरेंट टूल्स विच कैन बी अप्लाइड व्हेन वी आर गोइंग टू असेस मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। पेपर एंड पेंसिल टेस्ट डेवलप किए जा सकते हैं, ऑल्दो कि ये डिफ़िकल्ट है टीचर के लिए कि वो पेपर एंड पेंसिल टेस्ट ऐसे टॉपिक्स के लिए डेवलप करे जो कि प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर बेस कर रहे हों। ऑब्जर्वेशन अगेन डिफरेंट ऑथर्स ने इसको रिकमेंड किया है। एक और चीज़ है टेक्निक है मेटा कॉग्निटिव जर्नल।
तो मेटाकॉग्निटिव जर्नल में ये होता है कि बच्चे अपनी मेटाकॉग्निशन होती है कि दे थिंकिंग अबाउट द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग। तो बच्चे इसमें सोच रहे होते हैं कि हमने किस तरह से प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, और जो उनकी अपनी थिंकिंग होती है ड्यूरिंग द वे, और यू कैन से दैट ड्यूरिंग द जर्नी ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो जब वो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हैं क्लास में बैठकर, तो डिफरेंट अप्रोचेस, डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट जिनको साथ साथ एनालाइज करते हैं, तो वो सारा कुछ अपने पास लिख लेते हैं, उस प्रोसीजर को लिख लेते हैं, उसमें उनको एनलिस्ट कर लेते हैं। तो ये उनका एक मेटाकॉग्निटिव जर्नल हो जाता है, जो कि उनके जो फ्यूचर में कमिंग प्रॉब्लम्स होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए ये स्ट्रैटेजीज़ उनको हेल्प कर सकती हैं कि एक मेथड को, एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने पहले क्या किया, दूसरा नंबर पे क्या किया, किस तरीके से मैंने उसको सोचा है, किया है, अप्लाई कैसे किया है। तो वो ये हर प्रॉब्लम के लिए एक मेटाकॉग्निटिव जर्नल अपने लिए डेवलप करते जाते हैं। समरी पैराग्राफ बच्चों से लिखवाया जा सकता है एट द एंड ऑफ द प्रॉब्लम कि आपने इसको कैसे सॉल्व किया है। तो ये भी एक असेसमेंट के टूल के तौर पर यूज़ किया जा सकता है। टेस्ट प्रॉपर लिए जा सकते हैं। अगेन ये भी वही स्ट्रैटेजी है जिसको हम पेपर एंड पेंसिल टेस्ट कहते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच जब बच्चे यूज़ कर रहे होते हैं तो उसकी असेसमेंट के लिए पोर्टफोलियो टेक्निक भी यूज़ की जा सकती है कि हर बच्चा जो है वो जो कुछ उसने सॉल्व किया है उसका पोर्टफोलियो बना लिया जाए। और पोर्टफोलियो फ़ाइल जो है वो अल्टीमेटली बच्चों को भी हेल्प करती है। जब उनके पास वो फ़ाइल होती है तो कोई भी न्यू तरह का कोई रिलेटेड प्रॉब्लम जब उनके लिए नया आता है तो वो अपने पोर्टफोलियो में से फाइंड आउट कर सकते हैं कि इसी तरह से इससे रिजेंबल करता हुआ जो प्रीवियस कोई प्रॉब्लम हमें पोज किया गया था उसको हमने कैसे सॉल्व किया था। तो इस तरह से पोर्टफोलियो जो है वो टीचर के लिए भी असेसमेंट के तौर पर यूज़ हो रहा होता है और स्टूडेंट्स के लिए भी वो बेनिफिशियल होता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच व्हेन इट इज़ यूज्ड इन द साइंस क्लासरूम। Thank you very much for listening.